धीरे धीरे सब शांत हो रहा है। शहर की आवाजें थम गई है। आपके मन में अब बस एक धीमा सा सवाल गूंज रहा है। मैं कौन हूँ? आज जो मैं हूँ, क्या वो वही मैं हूँ जो कल था? क्या मैं वैसा ही रहूंगा कल भी, या मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूँ और खुद को पहचान ही नहीं पा रहा? चलिए, एक पुरानी कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसे जहाज की कहानी जो आपको खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक महान योद्धा हुआ करता था। नाम था थीसियस। वो बहादुर था, ईमानदार था, और उसने एक ऐसा जहाज बनाया था जिसके साथ उसने कई युद्ध जीते थे। समय बीत गया। थीसियस का जहाज एक प्रतीक बन गया, मान का, बलिदान का और साहस का प्रतीक। लोग उस जहाज को देख गर्व से भर जाते थे। लेकिन वक्त कभी किसी चीज को नहीं छोड़ता। साल दर साल उस जहाज की लकड़ियां सड़ने लगी, नट बोल्ट ढीले पड़ने लगे, कई हिस्से कमजोर हो गए। तो एक एक करके कारीगरों ने उसकी मरम्मत शुरू की। आज एक पट्टी बदली गई, कल एक रस्सी, फिर पाल, फिर उसकी नींव तक। धीरे धीरे पूरा जहाज ही नया हो गया। हर हिस्सा पुराना हटाकर नया लगाया गया। अब सवाल उठता है, क्या वो अब भी वही जहाज है जिसे थीसियस चलाता था? उसका नाम वही है, उसकी कहानी वही है, लेकिन उसका हर हिस्सा अब बदल चुका है। क्या सिर्फ नाम और यादों से किसी चीज की असलियत बची रह सकती है? और अब सोचिए, जिन पुराने टुकड़ों को हटाया गया था, उन्हें कुछ लोगों ने मिलकर इकट्ठा कर लिया और उसने फिर से एक जहाज बना दिया। अब सवाल और गहरा हो गया है। वो असली जहाज कौन सा है? वो जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता रहा, या वो जो पुराने टुकड़ों से फिर से बना? हम सब भी उस थीसियस के जहाज की तरह ही है। हमारा शरीर हर 7 साल में खुद को पूरी तरह नया कर लेता है। हर कोशिका, हर अंग धीरे धीरे बदलते रहते हैं। हमारी सोच, आज जो बात आपको परेशान करती है, हो सकता है 5 साल पहले आप उस पर हंसते थे। हमारी आदतें, पसंद, सपने, रिश्ते सब बदलते रहते हैं। तो फिर क्या हम आज भी वही इंसान हैं जो बचपन में थे? क्या हमारे बदलावों के बावजूद हमारी पहचान वैसी ही रहती है? क्या हम हैं, या सिर्फ बदलावों का एक सिलसिला है? जब हर हिस्सा बदल जाए तो क्या आत्मा वही रहती है, या आत्मा भी हर दिन बदल जाती है, बस हमें एहसास नहीं होता? अब अपनी आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे एक लंबी सांस लें और छोड़ें। अब आप सिर्फ विचार नहीं हैं, आप एक यात्रा हैं जो हर दिन खुद को नया बना रही है। शायद आप अब पहले जैसे नहीं रहे। सोचिए, आप एक अजीब से गांव में पहुंचते हैं। गांव छोटा है, लोग सीधे साधे हैं, लेकिन वहां एक अजीब नियम है। गांव में एक ही नाई है, और उसका नियम ये है, वो सिर्फ उन्हीं पुरुषों की दाढ़ी बनाता है जो खुद अपनी दाढ़ी नहीं बनाते।
काफी सीधा नियम लग रहा है ना? लेकिन इसी नियम में छुपा है एक जटिल और गहरा विरोधाभास, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं जानता। और यहीं से शुरू होता है बार्बर पैराडॉक्स। अब जरा सोचिए, गांव के सभी पुरुषों की दाढ़ी या तो वो खुद बनाते हैं या फिर वो नाई उनकी दाढ़ी बनाता है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं बनाई। अब सोचिए उस नाई की खुद की दाढ़ी का क्या? अगर वो अपनी दाढ़ी खुद बनाता है तो वो उन लोगों में आता है जो खुद दाढ़ी बनाते हैं, तो नियम के मुताबिक वो अपनी दाढ़ी नहीं बना सकता। और अगर वो खुद अपनी दाढ़ी नहीं बनाता तो नियम कहता है कि वो उसकी दाढ़ी बनाएगा, लेकिन वो खुद ही तो नाई है। तो अब वो अपनी दाढ़ी बनाए भी तो भी नियम टूटता है, और ना बनाए तो भी। अब असली सवाल यह है कि नाई अपनी दाढ़ी कैसे बनाए? इस सवाल का कोई भी जवाब खुद अपने ही नियम से टकराता है। एक दायरा है जो अपने आप में उलझा हुआ है। इसे ही कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल पैराडॉक्स, यानी ऐसा वाक्य या नियम जो खुद पर लागू होकर भी खुद को ही उलझा देता है। चलिए इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। कभी कभी हम ऐसे नियमों या विचारों में फंस जाते हैं जो देखने में सरल लगते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद पर लागू करते हैं तो वो हमें ही घेर लेते हैं। जैसे, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं और ये झूठ है तो आप सच नहीं बोलते, लेकिन अगर सच है तो आप झूठ कैसे बोलते हैं? इसी तरह बहुत से रिश्तों, विचारों और सिद्धांतों में हम खुद ही सवाल बन जाते हैं। ये पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि हर नियम, हर लॉजिक, हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी खुद के जड़ में ही एक गड़बड़ी छुपी होती है। क्या हर चीज को परिभाषित किया जा सकता है? क्या जिंदगी के हर पहलू का नियम बनाया जा सकता है? शायद नहीं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपके विचारों के नियम कभी एक दूसरे से टकराते हैं? क्या आप भी कभी खुद से ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब देना खुद को ही तोड़ने जैसा होता है? नींद में जाइए और उस नाई के बारे में सोचिए जो सिर्फ दूसरों की दाढ़ी बना सकता है पर अपनी नहीं। चलिए चलते हैं तीसरे पैराडॉक्स की तरफ, जो है जीनोस डिचोटोमी पैराडॉक्स, गति और दूरी का भ्रम। अब चलते हैं तीसरे पैराडॉक्स की तरफ, जो है जीनोस डिचोटोमी पैराडॉक्स, जीनों का द्वैत विरोधाभास। सोचिए आप अपने कमरे में बैठे हैं और सामने एक दीवार है। आप उस दीवार की ओर चलना शुरू करते हैं, पर जीनो कहता है आप कभी उस दीवार तक पहुंच ही नहीं सकते। जी हाँ, आप चल तो रहे हैं, लेकिन हर कदम में आपको पहले उस दूरी का आधा पार करना होता है। अगर दीवार 1 मीटर दूर है तो पहले आपको आधा मीटर चलना होगा, फिर उस बचे हुए आधे मीटर का आधा, और फिर उसका भी आधा, और फिर उसका भी आधा, और ये सिलसिला कभी रुकता ही नहीं। मतलब आप आगे बढ़ तो रहे हैं, पर पूरी दूरी कभी भी पूरी नहीं हो रही है। हर बार आपके सामने एक नया आधा हिस्सा आ जाता है। जिनो कहता है अगर कोई चीज लगातार आधी होती रहे तो मंजिल कभी नहीं आती। क्या ये सच है? अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हम तो रोज चलकर दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल,
लेकिन यही इस पैराडॉक्स की खूबसूरती है। यह विरोधाभास भौतिक दुनिया, फिजिकल रियलिटी और तार्किक सोच, लॉजिकल रीजनिंग के बीच टकराव को उजागर करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या गति और दूरी सच में उतनी ही सरल है जितनी दिखती है, या हम हर बार बस आधा सच ही समझते हैं। पैराडॉक्स से कुछ सीख तो जरूर मिलती है, जैसे जीवन में भी मंजिलें अक्सर आधी दूरी जितनी दूर लगती है। हर कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वह आगे बढ़ाता है। तीसरा, अगर आप चलते रहे तो अंततः आप वहां पहुंचते हैं, भले ही गणित कहे कि नहीं। साथ में सोचने वाली बात यह भी है, क्या हम कभी मंजिल तक पहुंचते हैं, या हर मंजिल बस अगली आधी दूरी बन जाती है। सोचिए। अब चलते हैं हमारे पैराडॉक्स 4 की ओर, द लायर पैराडॉक्स, झूठे व्यक्ति का विरोधाभास। अगर मैं कहूं मैं झूठ बोलता हूं, तो क्या मैं सच कह रहा हूं? कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। अंधेरा है, केवल एक स्ट्रीट लाइट जल रही है और उसकी रोशनी में एक व्यक्ति खड़ा है। वो आपको देखता है और धीरे से कहता है, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। आप रुकते हैं, सोचते हैं, अगर ये आदमी सच कह रहा है तो उसका कथन झूठ होना चाहिए, पर अगर ये झूठ है तो मतलब वो सच बोल रहा है। आप उलझ गए ना? यही है द लायर पैराडॉक्स। ये एक सरल वाक्य है, लेकिन यह तर्क और भाषा की नींव को हिला देता है। मैं झूठ बोलता हूँ। अगर ये कथन सच है तो कथन के अनुसार यह झूठ होना चाहिए, और अगर ये झूठ है तो फिर कथन झूठ कह रहा है कि वह झूठ बोलता है, यानी सच बोल रहा है। यानी कोई भी निष्कर्ष खुद से टकराता है। ये एक वाक्य जो खुद को ही काट देता है। सोचिए, कितनी बार हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जो खुद से उलझे होते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, तो क्या ये भी जानने जानकारी है? या फिर मैं विनम्र हूँ। अगर आप ये कहे, तो क्या यह विनम्रता है या घमंड? द लायर पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि हर सत्य उतना सरल नहीं होता। कुछ सत्य खुद को झुठलाते हैं। यह जीवन के उस पहलू को दर्शाता है जहां इंसान खुद से झूठ बोलता है और उसे भी सच मान लेता है। तो अब जब आप अपनी आंखें बंद करें, तो ये सवाल साथ में ले जाएं। क्या हर वो चीज जो सच्ची लगती है सच होती है? क्या हम कभी ऐसे वाक्य बोलते हैं जो खुद से लड़ते हैं? और क्या सच वाकई एक सीधी रेखा है, या एक गोल दायरा जो खुद पर ही लौट आता है? हाँ, और याद रखिए, हर झूठ एक सच के करीब होता है, और हर सच किसी न किसी झूठ से शुरू होता है। अब हम चलते हैं पैराडॉक्स 5 की तरफ, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अगर कोई चीज भविष्य से आकर अतीत को जन्म दे, तो शुरुआत कहाँ हुई? कल्पना कीजिए, आप एक टाइम मशीन बनाते हैं और एक दिन आप एक पुरानी किताब लेकर 100 साल पीछे चले जाते हैं और वो किताब एक युवा लेखक को दे देते हैं। वो लेखक उस किताब को पढ़ता है और उसी किताब को छाप देता है। 100 साल बीतते हैं, आप उस किताब की कॉपी खरीदते हैं जिसे वही लेखक छाप चुका है, और आप फिर उसी को लेकर टाइम ट्रेवल कर जाते हैं।
उसी लेखक को देने। अब सोचिए, इस किताब को सबसे पहले किसने लिखा था? इस पैराडॉक्स में कोई स्पष्ट ओरिजिन नहीं है। न किताब की शुरुआत पता है, न लेखक असली है, न विचार की उत्पत्ति। ये है कॉज एंड इफेक्ट का लूप। किताब लेखक को मिली, लेखक ने छाप दी, किताब छपी, आपने खरीदी, आपने टाइम ट्रेवल किया, टाइम ट्रेवल करने के बाद आपने किताब लेखक को दी, यानी इफेक्ट ने खुद को कॉज बना दिया। कई बार जिंदगी में भी हम ऐसे सवालों से टकराते हैं। ये विचार कहाँ से आया? यह प्रेरणा मेरी थी या मैंने कहीं से ली थी? मैंने जिस चीज को पैदा किया, क्या वो मेरी सोच थी या कोई और अनदेखा बीज पहले ही था? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है, हर चीज की शुरुआत जरूरी नहीं होती, कुछ चीजें खुद से ही पैदा होती है। अब जब आप आंखें बंद करें तो सोचिए, क्या समय एक सीधी रेखा है या एक गोल चक्र जो हमेशा खुद में लौट आता है? क्या आपकी सोच आपकी अपनी है या वे किसी समय के उस पार से आई है? शायद हम सब एक टाइम लूप में हैं, जहां विचार, कर्म और यादें बस एक बूटस्ट्रैप की तरह खुद को उठाती है। और अगर कल आप कोई अद्भुत विचार पाए तो जरा सोचिए वो कहाँ से आया। हम चलेंगे पैराडॉक्स 6 की ओर। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स यानी सर्वशक्तिमान विरोधाभास। क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वह खुद भी ना उठा सके? कल्पना कीजिए, आप एक वीरान रेगिस्तान में खड़े हैं, आसमान में सिर्फ सितारे हैं, चुपचाप टिमटिमाते हुए, और वहीं एक पुराना सवाल हवा में तैरता है, क्या ईश्वर इतना भारी पत्थर बना सकते हैं जिसे वो खुद भी ना उठा सके? अगर हाँ, तो इसका मतलब ईश्वर उसे उठा नहीं सकते, और अगर नहीं, तो इसका मतलब वो उसे बना नहीं सकते। दोनों ही स्थिति में उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर सवाल उठता है। इस विरोधाभास को द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स कहते हैं। यह एक सरल लेकिन बहुत ही चतुराई से रचा गया सवाल है, जो यह जांचता है कि क्या अनंत शक्ति तर्क के दायरे में रह सकती है। यह हमें दो विकल्प देता है और दोनों ही भगवान की शक्ति को सीमित कर देते हैं। यानी अगर सर्वशक्तिमान है तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उनकी ही शक्ति पर सवाल उठ जाए। तो क्या इसका मतलब यह है परिपूर्णता में भी एक अपूर्णता होती है? कुछ विचारक कहते हैं ईश्वर तर्क से परे हैं, उन्हें मानव भाषा, लॉजिक या भौतिक सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन फिर सवाल यह है, क्या हम जिस ईश्वर की कल्पना करते हैं वो हमारी सोच से परे है, या बस हमारी कल्पना के एक सुंदर मॉडल है? यह विरोधाभास सिर्फ ईश्वर की शक्ति पर नहीं, बल्कि हमारी सोच की सीमाओं पर भी है। कभी कभी हम ऐसे सवालों से टकराते हैं जिनका उत्तर नहीं, बल्कि मौन ही जवाब देता है। अब जब आप अपनी आंखें बंद करें तो सोचिए, क्या सच्ची शक्ति वो है जो सब कुछ कर सकती है, या वो जो जरूरत भर ही करती है? क्या कोई शक्ति ऐसी भी हो सकती है जो खुद को सीमित करना जानती हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ सवालों का ना होना ही उनका उत्तर है? और जब अगली बार आप आकाश की ओर देखें तो याद रखें, कुछ प्रश्न सिर्फ अनुभव किए जाते हैं, समझे नहीं जाते।
पैराडॉक्स 7 द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहता है, अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मार दें तो आप खुद कैसे पैदा हुए? कल्पना कीजिए, आपने एक टाइम मशीन बनाई है। आप उसमें बैठते हैं और सीधे 70 साल पीछे चले जाते हैं, जहां आपका दादा जवान है और आपको पहचानता भी नहीं। अब सोचिए, अगर आप अतीत में जाकर उन्हें मार दें तो आपके पिता कभी पैदा नहीं होंगे और इसलिए आप भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप अतीत में गए कैसे? और अगर आप गए ही नहीं तो दादा मरे ही नहीं, तो फिर आप पैदा हो गए। यह एक ऐसा लूप है जो वजूद की जमीन को हिला देता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का मुख्य विचार है, अगर अतीत में किया गया कोई कार्य भविष्य को इस तरह बदल दे कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति ही न रहे, तो क्या वह कार्य संभव है? यह पैराडॉक्स हमारे दो मूलभूत विश्वासों को टकरा देता है। समय यात्रा संभव है, कारण और परिणाम का रिश्ता तय और स्थिर है। लेकिन जब आप किसी कारण को ही मिटा देते हैं जिससे आप पैदा हुए थे, तो परिणाम कैसे मौजूद हो सकते हैं? यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय सीधा बहता है या शाखाओं में बढ़ जाता है? क्या अतीत को बदलना वाकई संभव है या बस कल्पना? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप अतीत बदलें तो एक नया अल्टरनेट टाइमलाइन बनता है। आपका असली समय उसी रूप में बचा रहता है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या हम खुद को मिटाने की क्षमता रखते हैं? और अगर हाँ, तो हम कितने अस्थायी हैं? जब आप अपनी गहरी नींद की ओर बढ़ रहे हैं, तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या हम वास्तव में समय के गुलाम हैं या हमारी यादें और संबंध समय से भी ऊपर होते हैं? क्या हमारे चॉइसेस हमें ही मिटा सकते हैं या हम खुद समय की एक कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती? शुभ रात्रि और याद रखिए, हम सभी किसी ऐसे पल की देन हैं जिसे हम कभी बदल नहीं सकते और शायद बदलना भी नहीं चाहिए। पैराडॉक्स 8 द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, चुनाव का विरोधाभास। अब आप सोचिए, आप एक सुपरमार्केट में खड़े हैं। सामने 3500 तरह की चॉकलेट है, हर एक पैक शाइनी, टेम्पटिंग, हर एक स्वाद थोड़ा अलग। आप एक चुनते हैं, पर घर आकर सोचते हैं, शायद वो दूसरी वाली बेहतर होती। और इसी सोच के साथ आपने भले ही सबसे अच्छी चॉकलेट खाई हो, पर आप संतुष्ट नहीं हैं। यह है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। ये विरोधाभास बताता है कि विकल्प जितने ज्यादा होते हैं, हम निर्णय लेने में उतना ही ज्यादा उलझ जाते हैं। और यही नहीं, निर्णय लेने के बाद भी हम सोचते रहते हैं, क्या मैंने सही चुना? इसे कहते हैं पोस्ट डिसीजन रिग्रेट। बाजार, रिश्ते, करियर, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स पर मूवी चुनना, हम हर जगह हम इस पैराडॉक्स को अनजाने में जीते हैं। बहुत ज्यादा चुनाव, ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा कंपैरिजन और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। सच्ची बात यह है, हम इंसान चुनने की आजादी चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव बहुत हो जाते हैं तो हम उस आजादी से ही घुटने लगते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं, लिमिटेड ऑप्शन से व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है क्योंकि उसे अपने फैसले पर भरोसा होता है। यह विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि कभी कभी ज्यादा विकल्प आजादी नहीं, बोझ बन जाते हैं। सच्ची आजादी कम चीजों में गहराई से जीने में है। अब जब आप अपनी आंखें बंद करें तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं हर विकल्प में परफेक्शन खोजता हूँ या मैं उस विकल्प को एक परफेक्ट बनाता हूँ जिसे मैंने चुना? क्या मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फैसले वो थे जहाँ बहुत कम विकल्प थे लेकिन दिल शामिल था?
और जब अगली बार आप किसी चीज को सुने तो याद रखें, सब कुछ पाने की चाह कभी कभी कुछ भी पाने से रोक देती है। अब हम बात करेंगे ऐसे विरोधाभास की जो सिर्फ एक तर्क ही नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हर चीज को सहना भी एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। शुरू करते हैं पैराडॉक्स 9, सहिष्णुता का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। अगर हम असहिष्णुता को भी सहते रहे तो सहिष्णुता बची ही नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर किसी को बोलने, सोचने और जीने की आजादी है। सब कुछ शांत है, संतुलित है। फिर अचानक कुछ आवाजें उठती है जो कहती है कि कुछ विचारों को बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारी सोच ही एकमात्र सही है, बाकी सब गलत। अब सवाल उठता है, क्या आप इन असहिष्णु विचारों को भी आजादी देंगे बोलने की? अगर हाँ, तो यह विचार धीरे धीरे पूरे समाज को सहिष्णुता के विरुद्ध कर देंगे। द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस को सबसे पहले कार्ल पॉपर नामक दार्शनिक ने बताया था। उनका कहना था, अगर एक समाज असीमित सहिष्णुता अपनाता है और असहिष्णु विचारों को भी आजादी देता है, तो एक दिन वही असहिष्णु लोग उस आजादी को खत्म कर देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हमें असहिष्णु बनना चाहिए, बल्कि ये कि हमें ये समझना होगा कि सहिष्णुता की भी सीमाएं होती है। सहिष्णुता एक खूबसूरत मूल्य है, पर यह तब तक ही फलता फूलता है जब तक उसे तोड़ा ना जाए। कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए हमें उन विचारों को रोकना पड़ता है जो दूसरों की स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। यह विरोधाभास हमें बताता है कि हर चीज को सहना सही नहीं होता, और दूसरा, एक बेहतर समाज के लिए हमें यह तय करना पड़ता है कि कहाँ रेखा खींचनी है। अब जब आप अपनी सांसों को शांत कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या मेरी सहनशीलता कहीं मेरी कमजोरी तो नहीं बन रही? क्या किसी की आवाज को रोकना हमेशा गलत होता है या कभी कभी जरूरी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं उतना ही सहिष्णु हूँ जितना मैं खुद के लिए चाहता हूँ? हाँ, और याद रखिए, सहनशीलता एक ताकत है, लेकिन हर ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे विरोधाभास की जो गति जैसी सामान्य चीज को भी तर्क की जमीन पर खड़ा करके हिला देता है। ये एक और जीनों का विरोधाभास है, लेकिन इस बार सवाल ये है कि अगर हर पल तीर रुका हुआ है तो वो उड़ कैसे रहा है? पैराडॉक्स 10, द एरो पैराडॉक्स। हर क्षण तीर रुका हुआ है तो वह लक्ष्य तक कैसे पहुंचा? कल्पना कीजिए, एक तीर हवा में चला है। आप उसकी दिशा, गति और लक्ष्य देख सकते हैं, लेकिन जीनो कहता है, अगर हम समय के छोटे छोटे क्षणों में बांट दें, जैसे तस्वीरों की एक श्रृंखला, तो हर तस्वीर में तीर एक ही जगह पर रुका हुआ होगा। हर क्षण में ना वो आगे बढ़ता है ना पीछे, वो बस एक स्टिल फ्रेम की तरह ठहरा होता है। अब सवाल ये है कि अगर हर क्षण में तीर स्थिर है तो क्या संपूर्ण गति एक भ्रम है? जिनों के अनुसार समय और गति को अगर तर्क की नजरों से देखें तो गति असंभव लगती है। हर एक क्षण को आप पॉज करें, तीर अपनी जगह पर रुका मिलेगा। एक समय में कोई वस्तु दो जगह नहीं हो सकती, तो वह हर क्षण वो वही है। तो फिर गति कहाँ से आई? ये वैसा ही है जैसे आप एक फिल्म को फ्रेम दर फ्रेम देखें। हर फ्रेम में मूवमेंट नहीं है, फिर भी पूरी फिल्म चलती हुई लगती है। यानी गति हमारे अनुभव में है, तर्क में नहीं।
जीनों का ये विरोधाभास सिर्फ तीर के लिए नहीं, हमारी जिंदगी के लिए भी है। हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सफर तय हो चुका होता है। यही जीवन की गति है जो समझ में नहीं आती, बस अनुभव में आती है। शायद गति वो चीज है जो एक एक पल में नहीं बल्कि पल पल के बीच होती है। जब आप अपनी सांसों की गति को महसूस कर रहे हैं तो सोचिए, क्या आप आज रुके हुए थे या धीरे धीरे चल रहे थे? क्या हर ठहराव के बीच भी कोई गति छुपी हुई थी? शायद तीर उड़ रहा है, लेकिन हमें वो सिर्फ पीछे देखने पर समझ आता है। शुभ रात्रि। पैराडॉक्स 11, द पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म, सुख का विरोधाभास। सुख तभी आता है जब आप उसे खोजना छोड़ देते हैं। आपने कभी सोचा है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? आप कोशिश करते हैं, मनपसंद खाना खाते हैं, अच्छी फिल्म देखते हैं, लोगों से हंसते हुए मिलते हैं, फिर भी एक खालीपन है, एक अधूरापन। और तब आप और गहराई से पूछते हैं, खुशी कहाँ है? आप जितना उसे खोजते हैं, वो उतनी ही छिप जाती है। यही है द पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म। इस विरोधाभास को पहले हेनरी सिडविक और बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों ने समझाया। उन्होंने कहा, सुख को सीधे पाने की कोशिश करना अक्सर उसका सबसे खराब तरीका होता है, क्योंकि जब आप सिर्फ खुश होने पर ध्यान देते हैं, आप हर अनुभव को तौलते हैं। क्या ये मुझे खुशी दे रहा है या नहीं? और अगर नहीं दे रहा, तो आप परेशान हो जाते हैं। आप खुशी की तलाश में दुखी हो जाते हैं। असल में सुख अक्सर बाई प्रोडक्ट होता है। जब आप किसी काम में डूब जाते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी से दिल से बात करते हैं, किसी चीज को सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो आपके लिए अर्थपूर्ण है, तब सुख अपने आप आ जाता है। जॉय इज अ शैडो, जिसका पीछा नहीं किया जाता, बल्कि जो साथ चलता है जब आप चल रहे होते हैं। जब आप धीरे धीरे नींद में उतर रहे हैं तो बस खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं हर चीज में सिर्फ सुख ढूंढता हूँ या मैं कुछ चीजें बस जीता हूँ? क्या मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ या उसे जन्म दे रहा हूँ अपने कर्मों से? शायद सुख कहीं नहीं होता, वो वहीं होता है जहाँ हम खुद को भूलकर किसी और में खो जाते हैं। पैराडॉक्स 12, द लॉटरी पैराडॉक्स। लॉटरी जीतने का तर्कहीन यकीन। हम जानते हैं कि जीतना असंभव है, फिर भी उम्मीद क्यों करते हैं? हर टिकट हारने वाला हो सकता है, फिर भी कोई न कोई जीतता जरूर है। कल्पना कीजिए, लाखों लोग एक लॉटरी खेलते हैं, हर किसी के पास एक टिकट है। हर कोई सोचता है, शायद इस बार मेरी बारी है। अब सोचिए, आपको मालूम है कि हर टिकट के हारने की संभावना लगभग तय है। आप एक एक टिकट को देखिए और कहिए, ये नहीं जीतेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और जब आप हर टिकट को हारने वाला मान लेते हैं तो सवाल उठता है, क्या कोई भी नहीं जीतेगा? लेकिन आपको पता है, कोई एक जरूर जीतेगा। यही है द लॉटरी पैराडॉक्स। यह विरोधाभास हमें दिखाता है कि हम हर एक व्यक्तिगत विश्वास को तर्कसंगत मान सकते हैं, लेकिन उनका समूह मिलकर तर्कहीन हो जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, हर टिकट के बारे में यह मानना कि ये नहीं जीतेगा, ये तर्कसंगत है। लेकिन सभी टिकटों के बारे में ऐसा मानना, ये गलत है, क्योंकि कोई एक तो जीतने वाला है। यह विरोधाभास बताता है कि हमारी व्यक्तिगत धारणाएं सामूहिक सच्चाई से टकरा सकती हैं।
अब जरा सोचिए, जिंदगी की कई चीजें भी तो लॉटरी जैसी हैं। कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई प्यार में पहला कदम बढ़ाता है, और कोई नया आइडिया शुरू करता है। हर बार हम सोचते हैं शायद मैं नहीं जीतूंगा, पर फिर भी हम करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उम्मीद तर्क से बड़ी होती है। अगर कोई तो जीतेगा, तो क्यों ना वो मैं हूँ। अब जब आप अपनी सांसों को लय में उतार रहे हैं, तो सोचिए, क्या मेरे भीतर उम्मीद है या बस आंकड़े? क्या मैं खुद को पहले ही हारने वाला टिकट मान चुका हूँ, या शायद मैं खुद को जीतने की इजाजत ही नहीं दे पा रहा? और याद रखिए, तर्क कहेगा कि आप हार सकते हैं, लेकिन उम्मीद कहेगी शायद इस बार आप ही जीतेंगे। पैराडॉक्स 13, द सोराइट्स पैराडॉक्स। एक रेत से रेगिस्तान तक। अगर एक रेत का कण ढेर नहीं है, तो कब ढेर बनता है? सोचिए, आपके हाथ में एक रेत का कण है। साफ है, यह रेत का ढेर नहीं है। अब आप एक और कण जोड़ते हैं, फिर एक, और फिर एक, और फिर एक, और फिर एक। हर बार आप पूछते हैं, क्या अब यह रेत का ढेर है? आपको हर बार जवाब मिलेगा, नहीं, अभी तो सिर्फ 2, 3, 10 कण है। फिर मिलेगा, नहीं, अभी तो बस 10, 20 कण है। लेकिन अचानक जब हजारों कण हो जाते हैं, कोई कहता है, हाँ, अब यह रेत का ढेर है। तो सवाल ये है, कौन सा कण वो था जिसे कुछ नहीं को कुछ बना दिया? तो राइट्स पैराडॉक्स का मतलब ही होता है हिप, या ढेर से जुड़ा विरोधाभास। यह तर्क की दुनिया में एक सीधा सवाल उठाता है। अगर एक रेत का कण ढेर नहीं है और एक कण जोड़ने से ढेर नहीं बनता, तो कोई भी संख्या ढेर नहीं बनती। लेकिन हम जानते हैं, हजारों रेत के कण मिलकर ढेर बनाते हैं। तो विरोधाभास यही है। छोटे छोटे अज्ञात क्षणों में बड़ा परिवर्तन कैसे होता है? यह विरोधाभास सिर्फ रेत की बात नहीं करता, यह जिंदगी के छोटे छोटे बदलावों की बात करता है। एक एक दिन की मेहनत, रोजाना के छोटे फैसले, हर दिन की एक किताब का पन्ना। हम अक्सर सोचते हैं, एक दिन क्या फर्क डालता है, लेकिन सोराइट्स पैराडॉक्स हमें बताता है, बदलाव एक पल में नहीं होता, वो हर पल में होता है, बस दिखता बाद में है। अब जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, तो सोचिए, क्या मेरी जिंदगी के छोटे प्रयास किसी बड़े बदलाव की ओर आ रहे हैं? क्या मैं भी एक एक रेत के कण की तरह एक नया ढेर बना रहा हूँ? शायद हर छोटी चीज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ा छोटे से ही बनता है। और याद रखिए, आपका आज का छोटा सा कदम कल का पूरा रेगिस्तान बदल सकता है। पैराडॉक्स 17, द ट्रॉली प्रॉब्लम। सही क्या है, ज्यादा लोगों को बचाना या हत्या न करना? कल्पना कीजिए, एक रेलगाड़ी तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। आगे की पटरियों पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं, जो ट्रेन को आता हुआ नहीं देख सकते। बाईं तरफ एक और पटरियों की शाखा है, जहां सिर्फ एक व्यक्ति काम कर रहा है। आप एक स्विच के पास खड़े हैं। अगर आप कुछ नहीं करते, तो ट्रेन सीधे जाएगी और 5 लोगों को कुचल देगी। अगर आप स्विच को घुमा दे, ट्रॉली दूसरी पटरी पर मुड़ जाएगी और एक व्यक्ति मर जाएगा। अब सोचिए, क्या आप स्विच घुमाएंगे? यह विरोधाभास हमें दो विकल्पों के बीच खड़ा करता है। पहला, कुछ न करें, 5 लोग मरेंगे, लेकिन आप सीधे हत्यारा नहीं होंगे। दूसरा, स्विच घुमाएं, एक आदमी मरेगा, लेकिन आप उसके मौत के जिम्मेदार होंगे। इसमें दो नैतिक सिद्धांत टकराते हैं। एक है उपयोगितावाद, ज्यादा लोगों को बचाना बेहतर है। दूसरा है कर्तव्य नीति, हत्या को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो कितनों की जान बचाए। क्या किसी को जानबूझकर मारना सही है?
अगर उससे ज्यादा लोगों की जान बच जाए। ट्रॉली प्रॉब्लम सिर्फ एक थ्योरी नहीं, यह हमारी रोज की जिंदगी, नैतिक निर्णयों और भावनात्मक बोझ को दर्शाता है। क्या डॉक्टर एक मरीज को मारकर 5 को बचाए? क्या सेना 10 निर्दोषों की कुर्बानी देकर सैकड़ों की रक्षा करे? क्या हम कभी किसी छोटी बुराई को बड़ी भलाई के लिए स्वीकार कर सकते हैं? कभी कभी सही और गलत का जवाब हमारे दिल और दिमाग में अलग अलग होता है। अब जब आप आंखें बंद कर रहे हैं और गहरी सांसें ले रहे हैं, अगर आप उस स्विच के पास खड़े होते तो क्या आप उसे घुमा पाते? क्या आप किसी को ना मारने की नैतिकता चुनते और ज्यादा लोगों को बचाने की जिम्मेदारी? शायद सही और गलत की लकीर हर इंसान के भीतर अलग होती है। पैराडॉक्स 14, क्रोकोडाइल पैराडॉक्स, मगरमच्छ का विरोधाभास। अगर मैं वही करूं जो तुम सोचते हो। कल्पना कीजिए, एक नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने एक छोटे से बच्चे को पकड़ लिया है। माँ दौड़ती है, चिल्लाती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा, अगर तुम सही सही बता दो कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। माँ थोड़ी देर सोचती है और कहती है, तुम मेरे बच्चे को खाओगे। अब सोचिए, मगरमच्छ क्या करे? अगर वह बच्चा खा जाता है, माँ की बात सही निकलती है, लेकिन उसने तो कहा था कि सही उत्तर पर वह बच्चा छोड़ देगा। और अगर वह बच्चा छोड़ देता है, तो माँ की बात गलत हुई, फिर उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मगरमच्छ फंस गया, और हम भी। यही है क्रोकोडाइल पैराडॉक्स। इस विरोधाभास की जड़ें प्राचीन यूनानी तर्कशास्त्र में है। यह एक प्रकार का सेल्फ रेफरेंशियल लॉजिक पजल है, जहां किसी की भविष्यवाणी का सही या गलत होना उसी पर निर्भर करता है कि मगरमच्छ क्या करता है। यहाँ सत्य और नियत परिणाम आपस में उलझ जाते हैं। यह पैराडॉक्स सवाल करता है, क्या कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता? क्या कभी हमारे विकल्प खुद ही अपने नियम तोड़ते हैं? आप सोचिए, क्या हम जीवन में कभी ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका सही या गलत होना हमारी सोच पर निर्भर होता है? या क्या कभी कभी हम इस वजह से निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि हम अपने ही उत्तर से भ्रमित हो जाते हैं? जैसे मान लेते हैं, अगर मैं ये करूं तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने सोच लिया कि ये गलत है तो फिर मुझे पछताना पड़ेगा। अगर मैं हार मान लूं तो क्या मैं हार गया? क्रोकोडाइल पैराडॉक्स ये दिखाता है कि कभी-कभी सवाल का उत्तर देना ही जवाब को असंभव बना देता है। अब जब आपकी आंखें भारी हो रही है, सोचिए, क्या मैंने कभी खुद को ऐसे तर्क के जाल में फंसा लिया है जहां हर रास्ता एक नई दुविधा बन जाता है? शायद हर सवाल का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बुद्धिमानी होता है। शुभ रात्रि। और याद रखिए, अगर मगरमच्छ आपसे पूछे कि वह क्या करेगा, तो हो सकता है वह खुद भी नहीं जानता। द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पानी जीवन की जरूरत, फिर भी सस्ता। हीरा कोई जरूरत नहीं, फिर भी बेशकीमती। कल्पना कीजिए, आप रेगिस्तान में हैं, प्यास से बेहाल, गला सूखा हुआ। आपके सामने दो चीजें हैं, एक ठंडी पानी की बोतल, एक कीमती हीरा। आप किसे लेंगे? बिल्कुल साफ है, पानी, क्योंकि वही जिंदगी है। लेकिन अब सोचिए, बाजार में पानी की कीमत कुछ रुपए और हीरे की कीमत लाखों करोड़ों। क्यों? यही है वैल्यू पैराडॉक्स। इस विरोधाभास को सबसे पहले एडम स्मिथ ने पहचाना था। उन्होंने पूछा, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन उसकी कीमत कम क्यों है? और हीरे के बिना हम आराम से रह सकते हैं, फिर भी वो महंगे क्यों हैं? इसका उत्तर है यूटिलिटी, यानी कि उपयोग। उपयोग जो है वो विनिमय मूल्य से बराबर नहीं है। मतलब पानी का कुल महत्व बहुत ज्यादा है, पर चूंकि यह बहुतायत में मिलता है,
इसलिए हर अतिरिक्त गिलास की कीमत कम होती है। दूसरी ओर हीरे की आपूर्ति सीमित है और उन्हें पाने की इच्छा बहुत, इसलिए बाजार में उनका मूल्य ऊंचा है। अब सोचिए, क्या हमारे रिश्ते, भावनाएं और जिंदगी के छोटे पल भी कभी-कभी पानी की तरह सस्ते माने जाते हैं? क्या जो चीजें हमेशा साथ है, हम उन्हें कम महत्व देते हैं? जैसे माँ का प्यार, दोस्त की सलाह, सच्चा साथ, अच्छा स्वास्थ्य। हम इनकी कीमत तभी समझते हैं जब ये खोने लगते हैं। कभी कभी हीरे की चमक पानी की प्यास नहीं बुझा सकती। अब जब आप आराम से अपनी सांसें ले रहे हैं तो सोचिए, क्या मैंने अपने जीवन के हीरे ढूंढे हैं? क्या मैं उन पानी जैसी चीजों को नजरअंदाज कर रहा हूँ जो मुझे असल में जिंदा रखती है? शायद असली मूल्य वो नहीं जो महंगे दिखते हैं, बल्कि वो जो हमारे अंदर कुछ बदलते हैं। और याद रखिए, हर चमकती चीज की कीमत नहीं होती और हर आम चीज अनमोल हो सकती है। अब हम जानते हैं द टू एनवेलप्स पैराडॉक्स, दो लिफाफों का विरोधाभास के बारे में। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो लिफाफे रखे हैं। इनमें से एक में दूसरे की तुलना में दोगुनी रकम है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किसमें ज्यादा है। आप एक लिफाफा चुनते हैं, मान लीजिए ए। फिर आपको विकल्प दिया जाता है कि क्या आप चाहेंगे कि आप ए की बजाय दूसरा लिफाफा ले लें। अब यहाँ आता है विरोधाभास, क्योंकि मान लीजिए आपने ए में 100 रुपए देखे, तो आप सोचेंगे अगर ए छोटा है तो बी में 200 होंगे, और अगर ए बड़ा है तो बी में 50 रुपए होंगे। इसका औसत सोचते हुए कि 200 मिलने के चांस भी 50% है और 50 रुपए मिलने के भी चांस 50% है, तो आप क्या करते हैं, दूसरा लिफाफा ए से ज्यादा वैल्यू वाला है सोचकर बी ले लेते हैं। लेकिन अब बी खोलते हैं तो उसमें 100 ही रुपए मिलते हैं। फिर वही गणित दोहराते हैं, क्योंकि लगता है फिर से दूसरा यानी ए बेहतर है, और आप बार बार बदलते रहते हैं और इस तरह फंस जाते हैं आप एक अनंत चक्र में। तो सही क्या है? क्यों आपका दिमाग कहता है दूसरा हमेशा बेहतर है? यह विरोधाभास हमारे मन के अत्यधिक तर्क से पैदा होता है। हमें लगता है कि हर बार दूसरा विकल्प ज्यादा पैसे देगा, लेकिन वो सोच एक भ्रम है। असल में अगर आपने एक लिफाफा खोल लिया तो जानकारी मिल गई, और तभी से वो 50-50 का गणित अब एक दिशी हो जाता है। लेकिन हमारा मन अनिश्चितता को ठीक से संभाल नहीं पाता। अब जरा गहराई से सोचिए, क्या हम अपने करियर में, रिश्तों में भी बार बार यही सोचते हैं? शायद दूसरा ऑप्शन बेहतर है, जो मेरे पास है वो तो आधा ही है, शायद दूसरा दोगुना होगा। लेकिन जब हम दूसरे को चुनते हैं तो कभी कभी वापस लौटना चाहते हैं। दूसरा विकल्प बेहतर लग सकता है, लेकिन बेहतर होना तय नहीं होता। जैसे ही आप सोने जा रहे हैं, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं बार बार लिफाफा बदल रहा हूँ, इस उम्मीद में कि कोई एक में मेरे जीवन का जैकपॉट छिपा है? शायद जो आपके पास है वही आपका सच्चा इनाम है। शुभ रात्रि। तो अगली बार जब दो विकल्प हों तो केवल लालच से नहीं, संतुलन से निर्णय ले। चलिए अब जानते हैं एक और नए पैराडॉक्स के बारे में, जिसे कहते हैं ग्रैंड होटल पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, कहीं ब्रह्मांड के एक छोर पर एक जादुई होटल है जिसका नाम है ग्रैंड होटल ऑफ इन्फिनिटी। इस होटल में अनंत कमरे हैं, 1 2 3 4 5 करके चलता ही जाता है, कभी रुकता नहीं। अब एक रात सभी कमरे पूरी तरह भर चुके हैं, हर कमरे में एक गेस्ट है, यानी होटल 100% फुल है। लेकिन तभी एक और गेस्ट आता है और कहता है, क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है?
अब जरा सोचिए, होटल पहले से ही भरा पूरा है। क्या अब एक भी कमरा खाली हो सकता है? सामान्यता नहीं, लेकिन यह होटल सामान्य नहीं है, यह अनंत है। मैनेजर मुस्कुराता है और कहता है, हम आपके लिए जगह बना सकते हैं। कैसे? वो सभी मेहमानों को एक एक कमरा आगे भेज देता है। मतलब अगर कमरा नंबर 1 जिनके पास है उनको रूम नंबर 2 में भेज देता है, रूम नंबर 2 वालों को रूम नंबर 3 में, रूम नंबर 3 को रूम नंबर 4 में, और ऐसे करके हर कोई एक कमरे से अगले कमरे में चला जाता है और अब रूम नंबर 1 खाली हो जाता है। उस नए गेस्ट को वहां रख दिया जाता है। होटल पहले से पूरा भरा हुआ था, फिर भी एक और गेस्ट को रख लिया गया। यही है अनंतता का पहला चमत्कार। अब कल्पना कीजिए, एक बस आती है जिसमें अनंत गेस्ट हैं, यानी एक अनंत लंबी बस, इन्फिनाइट पीपल। क्या अब ग्रैंड होटल में उनके लिए जगह है? मैनेजर फिर मुस्कुराता है। अब वो हर गेस्ट को नए तरीके से शिफ्ट करता है। रूम 1 को रूम 2 में, रूम 2 रूम 4 में, रूम 4 रूम 3 रूम 6 में, और रूम 4 को रूम 8 में। हर गेस्ट को उसके रूम नंबर से 2 गुना करके नई जगह दे दी जाती है। मतलब 4 को 8 में, 3 को 6 में। अब होटल के सभी इवन नंबर्ड कमरे भर चुके हैं और सारी ऑड नंबर्ड कमरे 1 3 5 7 अब खाली हैं। अब जो नई अनंत संख्या में लोग आए हैं उन्हें ऑड नंबर्ड रूम में रखा जा सकता है। फिर से होटल पहले से फुल था, फिर भी अनंत लोगों को रखा गया। यह विरोधाभास बताता है कि अनंतता हमारे दिमाग में कैसे काम करती है, वैसे व्यवहारिक जीवन में नहीं करती। इन्फिनिटी में कुछ जोड़ने से भी उसका आकार नहीं बदलता। इन्फिनिटी में कुछ भी घटाने से वो वही रहता है, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मिलके भी इन्फिनिटी ही होते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी क्वेश्चन मार्क अनडिफाइंड है, यानी अनंत के साथ हमारे सामान्य तर्क काम करना बंद कर देते हैं। अब जब आप लेट चुके हैं तो जरा सोचिए, क्या अनंत सचमुच अस्तित्व में हो सकता है? क्या हमारा ब्रह्मांड भी ग्रैंड होटल जैसा है, जहां हर चीज के लिए हमेशा जगह होती है? या फिर क्या अनंतता सिर्फ हमारे दिमाग की एक कल्पना है, एक ऐसी कल्पना या ऐसा सपना जो सिर्फ गणित में ही जीवित है? शुभ रात्रि। और याद रखिए, ग्रैंड होटल हमेशा जगह बना सकता है, लेकिन इन्फिनिटी के दरवाजे तर्क से नहीं, कल्पना से खुलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं द हाइपर गेम पैराडॉक्स के बारे में। क्या एक ऐसा खेल संभव है जो अपने आप को खेल नहीं मानता? यह पैराडॉक्स गेम थ्योरी और लॉजिक से जुड़ा एक गहरा विरोधाभास है और इसे सबसे पहले 1960 के दशक में उठाया गया था। कल्पना कीजिए, एक टेबल पर कुछ लोग बैठे हैं। हर कोई एक एक खेल खेल रहा है। किसी का खेल है शब्दों की लड़ाई, किसी का ताश की चालें, किसी का लॉजिक का लॉकर। फिर एक नया खिलाड़ी आता है। वो कहता है, मैं एक नया गेम खेल रहा हूँ। इस सारे खेलों से बड़ा ये कौन सा खेल है? वो जवाब देता है, मेरा खेल है सभी खेलों का विश्लेषण करना। अब सवाल उठता है, क्या वो खुद भी एक गेम खेल रहा है या वो केवल अन्य गेम्स का हिस्सा है? यह विरोधाभास है हाइपर गेम पैराडॉक्स। हाइपर गेम का मतलब है एक ऐसा खेल जिसमें आप कोई भी सीमित खेल चुन सकते हैं और वह खेल खेल सकते हैं। मान लीजिए किसी ने हाइपर गेम खेलना शुरू किया और पहले दौर में उसने चेस चुना, दूसरे दौर में उसने टिक टैक टो, हर दौर में नया गेम। लेकिन अब सोचिए, क्या हाइपर गेम भी एक खेल है? अगर हाँ, तो क्या वह खुद को भी चुन सकता है? और अगर उसने खुद को चुन लिया तो क्या वह कभी समाप्त हो सकता है? यह है हाइपर गेम पैराडॉक्स।
एक खेल जो हर खेल को शामिल करता है, क्या वह खुद को भी शामिल करता है? यह विरोधाभास हमें दिखाता है कि एक प्रणाली जब स्वयं के बारे में सोचने लगती है, तो वह उलझ जाती है। या यूं कह ले, ये उसी प्रकार है जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये वाक्य सच है या झूठ, या फिर बार बार पैराडॉक्स जो सिर्फ दूसरों की दाढ़ी बनाता है तो अपनी किसने बनाई। हाइपर गेम यह पूछता है, जब एक व्यवस्था हर व्यवस्था को पकड़ने की कोशिश करती है, तो क्या वह स्वयं को पकड़ सकती है? यह दर्शन, गणित और चेतना तीनों में काम करती है। अब जब आप लेटे हैं तो सोचिए, क्या आप जो जीवन जी रहे हैं वह भी किसी हाइपर गेम का हिस्सा है? क्या आप विकल्प चुन रहे हैं या आपको चुनने के विकल्प ही चुनवा दिए गए हैं? जीवन भी एक हाइपर गेम हो सकता है, जहां हर अनुभव एक नया स्तर खोलता है, और शायद हम सब अपने ही बनाए खेल में उलझे हैं, जिसका नाम हमने अभी तक नहीं रखा। शुभ रात्रि। और अगली बार जब कोई आपको कहे खेल खत्म, तो बस मुस्कुरा देना, ये हाइपर गेम है, यहाँ कुछ भी खत्म नहीं होता। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराडॉक्स की तरफ, जो है द पैराडॉक्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड विनर। कल्पना कीजिए, एक दौड़ में 3 धावक हैं, राज, अर्जुन और देव। राज सबसे तेज है, अर्जुन ठीक ठाक है, देव सबसे धीमा है। सभी को यकीन है कि देव हार जाएगा। अब सब लोग राज पर दांव लगाते हैं। देव को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अचानक जीतता कौन है? देव। सब चौंक जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि सभी ने तो उसे कमजोर समझा, किसी ने भी उसकी चालों पर ध्यान नहीं दिया। राज और अर्जुन एक दूसरे से भिड़ने में इतने व्यस्त हो गए कि देव शांति से दौड़ पूरी कर पाया। यही है अनएक्सपेक्टेड विनर पैराडॉक्स, जहां जिसे सबसे कमजोर समझा गया वो जीत गया, क्योंकि कोई उसकी तैयारी की उम्मीद ही नहीं कर रहा था। इसका गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है, जिनसे हम सबसे कम डरते हैं वे ही अक्सर सबसे अप्रत्याशित होते हैं, और कभी-कभी कमजोरी सिर्फ एक भ्रम होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं शतरंज का मैच। 2 माहिर खिलाड़ी एक दूसरे के हर मूव को काटते रहते हैं, और एक नौसिखिया चुपचाप गेम जीत जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ये विरोधाभास हमें सिखाता है, जीवन में कई बार जीतने के लिए सबसे तेज तर्रार या सबसे ताकतवर होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस कम आंका जाना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चलिए, अब जानते हैं एक और नए पैराडॉक्स के बारे में, जो है गैलीलियोस पैराडॉक्स। जहां हर हिस्सा पूरा हो जाए, वहां गणित मौन हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हर पायदान एक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह आगे तक। अब एक सवाल, इन सभी प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? जवाब अनंत। अब सोचिए, उन सभी संख्याओं की कल्पना कीजिए जो 1 से शुरू होकर 4, 9, 16, 25 ऐसे बढ़ रही है। मतलब जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। क्या इनकी भी संख्या अनंत है? हाँ, ये भी अनंत है। लेकिन क्या ये पहली वाली अनंत संख्याओं का हिस्सा नहीं है? क्या हर स्क्वायर नंबर कोई ना कोई नेचुरल नंबर नहीं है? तो क्या सभी संख्याओं और सिर्फ स्क्वायर संख्याओं की गिनती बराबर है? यही है गैलीलियो का पैराडॉक्स। गैलीलियो ने 1638 में लिखा, हर स्क्वायर नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, और हर नेचुरल नंबर कोई ना कोई स्क्वायर होता है। तो उन्होंने कहा, उनकी संख्या अलग नहीं हो सकती, दोनों अनंत है। लेकिन अब दिमाग में टकराव आता है। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36। परफेक्ट स्क्वायर तो बहुत कम है ना। हर 10 में से केवल 3-4 ही स्क्वायर होते हैं।
तो फिर गिनती कैसे बराबर? गैलीलियो ने कहा, हम अनंत को वैसे माप नहीं सकते जैसे हम फाइनाइट चीजें मापते हैं। अनंत की दुनिया में भाग और पूरा दोनों बराबर हो सकते हैं। मतलब कुछ जो बड़े सेट का हिस्सा है, जैसे स्क्वायर नंबर, उसकी संख्या उतनी ही हो सकती है जितनी पूरे सेट की। यह हमारी सोच को चुनौती देता है। यह विरोधाभास सिर्फ गणित नहीं, हमारे सोचने के तरीके को भी बदलता है। क्या हर रिश्ता, हर अवसर किसी अनंत संभावनाओं का हिस्सा नहीं? क्या हम सब उस भाग को कम समझते हैं जो किसी बड़े सेट को छोटा सा हो, या वो उतना ही पूरा हो सकता है? गैलीलियो ने यह भी कहा, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर टू बी काउंटेड बट अ कॉन्सेप्ट टू बी एक्सेप्टेड। यानी हम अनंत को गिन नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। अब जब आप सोने जा रहे हैं तो सोचिए, क्या आपके जीवन के छोटे छोटे हिस्से किसी बड़े उद्देश्य के बराबर नहीं हो सकते? क्या हर क्षण जो आपने जिया वही अनंत है जिसे आप ढूंढ रहे थे? गैलीलियो का पैराडॉक्स यही कहता है, जिसे तुम कम समझते हो वो शायद उतना ही विशाल हो जितना पूरा ब्रह्मांड। शुभ रात्रि। आपका हर सपना किसी अनंत कहानी का हिस्सा है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराडॉक्स की तरफ, जो है कोर्ट का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। अब चलिए कहानी से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए एक गुरु है, वह एक नौजवान विद्यार्थी को कानून सिखाने को तैयार होता है, लेकिन छात्र के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो दोनों एक समझौता करते हैं। गुरु कहता है, जब तुम अपनी पहली कोर्ट केस जीत जाओगे तब ही फीस देना, वरना नहीं। तो विद्यार्थी कहता है, ठीक है। समझौता पक्का होता है और विद्यार्थी सीखना शुरू करता है। सीखने के बाद छात्र कोर्ट में केस लेने से ही मना कर देता है। न केस लेता है, न फीस देता है। गुरु परेशान होकर खुद केस करता है छात्र पर। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, कोर्ट का तर्क। अब जरा सोचिए, अगर कोर्ट इस केस में निर्णय देता है कि छात्र को हार मिलती है, तो उसे फीस देनी होगी क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन उसने अभी भी अपनी पहली केस नहीं जीती है, यानी समझौते के अनुसार उसे फीस नहीं देनी चाहिए। और अगर छात्र जीतता है तो समझौते के अनुसार वह फीस नहीं देगा, क्योंकि अभी तक कोई केस नहीं जीती। लेकिन उसने यह केस जीत लिया है, तो अब उसे फीस देनी चाहिए। इसका मतलब दोनों ही स्थितियों में गुरु और छात्र दोनों तर्क दे सकते हैं कि उन्हें पैसा मिलना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कोर्ट भी उलझन में पड़ जाएगा। यह विरोधाभास एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या कानून तर्क के अनुसार चलता है या व्यवहार के? जब समझौता और निर्णय एक दूसरे के विरुद्ध हो, जब समझौता और निर्णय एक दूसरे के विरुद्ध हो, तो क्या सही है? जब दोनों पक्ष जीतने का दावा करे तो हारता कौन है? इसमें कोई सीधा समाधान नहीं, और शायद यही इसकी सुंदरता है। अब आप बिस्तर पर हैं और दिमाग इस उलझन में खो रहा है कि क्या जीवन के कई फैसले ऐसे भी नहीं होते जहां हर तर्क सही लगता है पर हल कोई नहीं निकलता। शायद समाधान ढूंढने से ज्यादा जरूरी होता है कुछ सवालों को बस स्वीकार करना। शुभ रात्रि। अब अगला सपना तर्क और विरोधाभास से भरा हो सकता है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैराडॉक्स की ओर, जो है मूरेस पैराडॉक्स, मूर का विरोधाभास। कल्पना कीजिए, आपका कोई दोस्त आपके सामने आकर कहता है, मुझे पता है कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि बारिश हो रही है। आप कहते हैं, क्या? वो कहता है, हाँ, मुझे भी पता है कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन मैं मानता हूँ कि हो रही है। यह बात सुनकर आपका दिमाग घूम जाता है। यही है मूरेस पैराडॉक्स। मूरेस पैराडॉक्स को ब्रिटिश दार्शनिक जी मूरे ने 20वीं सदी की शुरुआत में बताया। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, इट इज रेनिंग बट आई डोंट बिलीव इट इज, या आई डोंट बिलीव दैट एक्स इज ट्रू बट एक्स इज ट्रू।
मुझे विश्वास नहीं है कि एक्स सच है, लेकिन एक्स सच है। यह कोई तर्क विरोधाभास नहीं है, क्योंकि दोनों वाक्य अलग अलग देखे तो संभव है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति एक ही वक्त पर कहे, मुझे पता है कि यह सही है लेकिन मुझे विश्वास नहीं, तो यह बहुत अजीब, अस्वाभाविक और भ्रमित करने वाला लगता है। मुरिस पैराडॉक्स हमारे विश्वास और ज्ञान के रिश्ते पर सवाल उठाता है। क्या कोई व्यक्ति सच को जानते हुए भी उस पर विश्वास न कर सकता है? क्या हम किसी चीज को बोल सकते हैं जिस पर हम खुद ही विश्वास नहीं करते? मानव मस्तिष्क ऐसा क्यों नहीं करता? यह विरोधाभास इंटरनल इनकंसिस्टेंसी को दर्शाता है, हमारे सोचने, जानने और विश्वास करने के बीच के छेद को उजागर करता है। एक आदमी झूठ को सच मान ले तो वो धोखा खा रहा है, लेकिन अगर वो सच को जानकर भी ना माने तो वो विरोधाभास का शिकार है। अब जब आप शांत हो चुके हैं तो सोचिए, क्या हम भी कभी ऐसा कुछ कहते हैं जो हमारी सोच से मेल नहीं खाता? क्या हमारी जुबान और दिल एक जैसे हैं? और क्या हम जानते हुए भी कभी कभी खुद से झूठ बोलते हैं? इस विरोधाभास की असली ताकत यही है, यह हमें हमारी आंतरिक ईमानदारी का सामना कराता है।